नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। और आज शहीदी दिवस के मौके पर हमारे साथ अध्यापक संघ के नेता कृष्ण जी हैं और हम जानेंगे कि रियल में शहीद आजम भगत सिंह कौन थे और उनकी आइडियोलॉजी क्या थे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हु इज द भगत सिंह? भगत सिंह रियल के अंदर कौन थे? क्योंकि हम देखते हैं बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, सभी पार्टियों के कर रहे हैं, लेकिन हु इज द रियल भगत सिंह? भगत सिंह तो अपने आप में एक संपूर्ण क्रांति है और करना तो मजबूरी है। एक मात्र शहीद है अपने देश का, जो जनता का शहीद है, जो राजसत्ता का शहीद नहीं है, जिसको राजसत्ताओं ने कभी प्रमोट नहीं किया। इनका शहादत दिवस या उस तरह नहीं मनाया, जनता ने अपने दिलों में बसा रखा है। कोई बजट इनके लिए अलॉट नहीं है। जब जनता ने अपने दिलों में बसा लिया और ये पूरे देश का, इवन के दुनिया के युवाओं का आइकॉन बन गया, तो बीजेपी, कांग्रेस, पूंजीवादी पार्टियों की तो मजबूरी बन गई इन पे कब्जा करने की। वो इनको मनाते नहीं है, वो इनके विचारों को नहीं फैलाते, वो भगत सिंह को मारने के लिए मनाते हैं, उनके विचारों को दबा देने के लिए मनाते हैं। वो आपको कुंडी मूछों के रूप में, टी शर्ट के रूप में, पगड़ी के रंग के रूप में, उनकी टोपी केस के रूप में मनाते मिलेंगे, इनके बूतों या फोटो के रूप में बनाते मिलेंगे। ये फोटो असली नकली है। जबकि सवाल बाहर के दिखावे का नहीं है, सवाल भगत सिंह कैसा आज़ाद भारत चाहते थे, उनके ख्यालात क्या थे, उसका है। परंतु ये पूंजीवादी पार्टियां, जातिवादी पार्टियां जितनी भी हैं, इनकी समस्या ये है कि ये भगत सिंह को एक बंद किताब के रूप में तो ले जाते हैं, इसको खोलते ही भगत सिंह इनकी उंगली को काट लेते हैं। ये इनकी खुले रूप में आलोचना करते हैं। वो साफ तौर पे बोलते हैं, आज से 100 साल पहले, 91 साल पहले उनकी शहादत हुई थी, कि एक युद्ध छिड़ा हुआ है और ये युद्ध मात्र अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। जब तक एक आदमी दूसरे आदमी को, एक देश दूसरे देश को लूटता रहेगा, दुनिया के पूंजीपति, चाहे कल वो काले भारतीय पूंजीपति ही क्यों ना हो, अगर वो भी लूटते हैं तो ये युद्ध जारी रहेगा, ये लड़ाई, ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। और यही कारण भी है कि आज आंगनवाड़ी 105 दिन से भगत सिंह के रूप में जिंदा है। 1 साल से किसान आंदोलन भगत सिंह सिखाता रहा, उसको समझाता रहा, उसको लाइन अप करता रहा। और आप इनकी जो वो लाइन लिखी होती है जगह जगह, आप उसको देखो ना एक बार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। और किसान आंदोलन में देखा ना आपने, भगत सिंह के वारिस नारा लगा रहे थे कि हम अपना शर्म कलम कराने के लिए नीति, भेदभावकारी, शोषणकारी नीतियों के खिलाफ दिल में हसरत लेके बॉर्डरों पे आए हैं। देखते हैं कातिल सरकार कितने लोगों को मार सकती है, बुझाएं कातिल में कितना दम है। और उसने 750 किसानों का कत्ल किया, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना नहीं आ रही। वो सर्फ अपने सरों को कलम करवाते गए और लास्ट में नाक रगड़ी इस पूंजीवादी सरकार ने, और भगत सिंह फिर जीत गया। और ये भगत सिंह अब आंगनवाड़ी के रूप में भी जीतेगा हरियाणा में, आप देखना, ये देश के लेवल पे भी जीतेगा। 28-29 नवंबर की हड़ताल, ये भगत सिंह की हड़ताल तो है। और ये पूरे देश में 25 करोड़ लोग ये हड़ताल करने जा रहे हैं जुल्म के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ। वो कह क्या रहे हैं आप ये समझो एक बार। आम जनता ये कह रही है कि हमें कामगार मान लो, हम कमा के खा रहे हैं, सब लोग कमा के खाते हैं, खासकर गरीब तो पक्का कमा के खाता है, अमीर लूट के खाते होंगे। वो कह रहे हैं हम कमा के खा रहे हैं, बस ये मान लो कि हम इस देश के कामगार हैं। पर सरकार नहीं मान रही। सरकार उनको स्वयं सेवक, आशा वर्कर, एक नकली राष्ट्रवाद के नाम पे उनको लड़ा बिड़ा रही है। असली राष्ट्र, इस देश की 140 करोड़ जनता को वो राष्ट्र नहीं मानती, वो कागज के नक्शे को राष्ट्र मानती है। पर इस जनता के दुख दर्दों को वो कुछ नहीं मानती।
खजाना इनसे भरती है, लुटाती अडानी अंबानी रामदेव जैसों पे है। तो भगत सिंह को आप कहीं से उठा लो। एक तो भगत सिंह की खास बात ये है कि भगत सिंह झूठ नहीं बोलने देता किसी को। भगत सिंह ने ऐसा कोई फील्ड नहीं छोड़ा जिस पे उन्होंने अपने हाथ से लिखा नहीं या अपने मुंह से बोला नहीं। जो रिकॉर्ड में भी है, जो रिकॉर्ड में है, सरकारों के रिकॉर्ड में है, जेल के रिकॉर्ड में है, कोर्ट के रिकॉर्ड में है, उनकी जेल की नोटबुक डायरी के अंदर रिकॉर्ड है, उनके अलग अलग जगह भेजी हुई चिट्ठी पत्रियों में है। आप उसको झुठला नहीं सकते। वो साफ तौर पे लिखता है उस समय सांप्रदायिकता का इलाज, कि ये सांप्रदायिक दंगे देश को कैसे खोखला कर रहे हैं और कैसे देश के लोगों के खिलाफ हैं, कैसे आम जनता के खिलाफ हैं। अब पढ़िए भगत सिंह को, वो पूरी बीजेपी की पोल खोल के रख देता है। चाहे बीजेपी आज भगत सिंह का वैसे वो मनाएगी नहीं, वो उसको मारने का काम करेगी, पर अगर वो करती भी है तो आप सांप्रदायिकता का इलाज जो भगत सिंह का लेख है, आप उसको पढ़ के देखिए, वो पूरी बीजेपी को धज्जियां उड़ा देता है। उस समय भी तीन विचारधाराएं थी। एक फांसीवाद था, जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी, जब इटली और जर्मनी के अंदर हिटलर और मुसोलिनी जो आते हैं वो फांसीवाद के प्रतीक थे। ठीक उसी टाइम पे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग अपने देश में बड़ी, ये फांसीवादी ताकतें थी। उसी समय पे दुनिया के लेवल पे पूंजीवाद था। अपने देश में भी कांग्रेस पूंजीवादी पार्टी थी और दुनिया में भी जो दूसरे विश्व युद्ध के लिए, पहले विश्व युद्ध के पूंजीवादियों की लड़ाई थी मंडी और कच्चे माल को लेके। और तीसरी विचारधारा उस समय दुनिया के लेवल पे भी समाजवाद थी और भारत में भी भगत सिंह की वही विचारधारा थी। तो उसको लेके दुनिया के लेवल पे भी, अपने देश में भी इसको लेके तब भी भगत सिंह लड़ रहे थे और आज उनके वारिस लड़ रहे हैं। तब भी उन्होंने इसकी पोल खोल ली थी और आज भी वो पेज यूं के यूं बचे हुए हैं। वो लिखते हैं, ये जो धर्म का धंधा हो रहा है ना, उन्होंने साफ देखो एक लाइन में वो पूरा कुछ समझा देते हैं। धर्म की आड़ में ही धरती के सवरक को उजाड़ा गया है। एक मिनट, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि भगत सिंह ने कहा था कि मैं धर्म और जाति के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि ये मनुष्य को एक खोखला करने का काम करती हैं और इसकी आड़ में कई पूंजीपति लोग अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? जब भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या के बाद, असेंबली में बम विस्फोट के बाद, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल जो अभी श्रम संहिताएं सरकार 4 लेके आई है, ये अंग्रेज ला रहे थे, इसके खिलाफ जिस दिन ये पेश होना था उन्होंने बम विस्फोट किया था। 4 श्रम संहिताएं, मजदूरों के, श्रमिकों के हकों के लिए 44 श्रम कानून बने हुए थे जो आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने संघर्ष से बनाए थे। इस मोदी सरकार ने वो 44 के 44 हटा के, जो अंग्रेज जिस दिन बम विस्फोट हुआ उस दिन जो लेबर कोड्स के खिलाफ बिल लेके आ रही थी, जिसके खिलाफ भगत सिंह ने बम विस्फोट किया था, वो बीजेपी सरकार ने अभी जारी कर दिया है। तो उसके खिलाफ जब वो बम विस्फोट करते हैं, बम विस्फोट के बाद जब वो मीडिया का और उसका यूज करते हुए अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को आम जन तक पहुंचाते हैं और उनकी आम जन तक पहुंची उस विचारधारा से उनकी पॉपुलैरिटी होती है, तब कुछ लोग, राजसत्ता के लोग, लुटेरे लोग उन पे ये आरोप लगाते हैं कि भगत सिंह घमंडी हो गया, भगत सिंह की थोड़ी सी प्रचार क्या हो गया, भगत सिंह भगवान को ही मारना छोड़ गया। तब भगत सिंह ने साफ तौर पे लिखा है, आप उसको पढ़िए, उसका एक एक अक्षर भगत सिंह की कलम से निकला हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता भगत सिंह ने ये कहा कि वो कहा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, लिखते हैं वो कि मैं नास्तिक क्यों, वो जवाब देते हैं उन लुटेरों को, इस बीजेपी वाले और फांसीवादी लोगों को। उस टाइम भी जवाब देते हैं, आज भी जवाब दे रहे हैं, वो लेख आज भी खड़ा है, आप उसको समझो। वो साफ तौर पे लिखते हैं कि धर्म की आड़ में इन लुटेरों ने इस धरती के सवरक को उजाड़ा है और जो एक आदमी से दूसरे आदमी में भेदभाव करे वो मेरा धर्म नहीं हो सकता। और वो उसकी पूरी भौतिकवादी व्याख्याएं करते हैं
भाई आदमी कैसे पैदा हुआ और कैसे आगे बढ़ा है, और मैं नास्तिक क्यों हूँ, और मैं क्यों इस धर्म के रूप को नहीं मानता। मैं सिर्फ मानवता का पुजारी हूँ, मैं भेदभाव के खिलाफ हूँ, मैं सबकी बराबरी के धर्म को ही मानता हूँ। मैं जो ये धर्म की 7 दिन में दुनिया बना दी, 3 दिन में दुनिया बना दी, मैं इसको नहीं मानता। मानवता के विकास की एक कहानी है, कैसे आदि मानव से आदमी आगे बढ़ता गया है, कैसे सिंगल अमीबा से आगे बढ़ता गया है, वो आज भी आगे बढ़ रहा है। ये 2 दिन 7 दिन में किसी भगवान की बनाई हुई धरती नहीं है, ये एक भौतिक प्रकृति के नियम हैं। इसलिए मैं ऐसे किसी भी चमत्कारी तथाकथित भगवान को नहीं मानता, मैं मानवता को मानता हूँ, मैं बराबरी के धर्म को मानता हूँ। तो ये साफ कहा है उन्होंने, और उनका ये लेख है बाकायदा, आज भी वो बहुत जगह आपको मिल जाएगा। आजकल पर सरकारें उसका प्रचार नहीं करेंगी। अगर कोई आदमी, आप साफ तौर पे अभी ना एक बहुत जुल्म वाली बात हुई है, सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए बीजेपी की सरकार ने गुजरात में सिलेबस में गीता लगाने की बात की है अभी रिसेंट, और हमारे देश के उपराष्ट्रपति इतने बड़े शब्दों के रूप में बोलते हैं कि अगर शिक्षा में सांप्रदायिकरण होता है तो उसमें क्या गलत है, कि अगर शिक्षा में भगवाकरण आता है तो उसमें क्या गलत है। अब उनको ये तिरंगे की जगह भगवान लाने में उनको गलत नहीं लगता, कितने लोगों की शहादत है उसमें, पर वो उसमें साफ तौर पे एक तरफ, आप बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं मैं, आप भगत सिंह की किताब दे दीजिए, भगत सिंह के विचार आम आदमी को उसी पॉपुलरिटी के साथ दे दीजिए, एक तरफ आप गीता दे दीजिए, हमें मंजूर है। आप दोनों एक ही आदमी को बराबर पढ़ने का मौका दे दीजिए, आप वहां भगत सिंह का सिलेबस भी लगा दीजिए, लोग चुन लेंगे उन्होंने क्या रखना है, ये हमें मंजूर है। पर आप अकेली गीता लगाओगे, आप भगत सिंह को नहीं लगाओगे, आप भगत सिंह को मारोगे। आप अगर गीता लगानी है तो वैसे तो इस कॉन्सेप्ट जीरो से ही गलत है, भगत सिंह यही कह के गया है, किसी धर्म की किताब किसी सिलेबस में नहीं लगनी चाहिए। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, वो उसको खुद सुलट लेगा, उसने कैसे अपनी पूजा पाठ करनी है, कैसे उसने अपने जीवन को बिताना है। ये सरकारों का एजेंडा नहीं होना चाहिए, ये सिलेबस में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और अगर आप इस पे आते ही हो तो फिर आप कुरान शरीफ भी लगा दो, तो फिर आप गुरु ग्रंथ साहब को भी लगा दो, फिर आप बाइबल को भी लगा दो, फिर आप भगत सिंह को भी बराबर लगा दो, बराबर कर दो। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस देश का कल्याण हो जाएगा। गीता के साथ भगत सिंह के साहित्य को पैरेलल स्कूलों में लगा दो, लोग चुन लेंगे उन्होंने क्या रखना है। जिसको गीता चुननी है मोस्ट वेलकम, स्वागत है, अच्छी बात है। जिसको भगत सिंह चुनना है वो मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, अच्छी बात है। हम दोनों का स्वागत करते हैं, पर एक तरफा ना हो ये। और ये सांप्रदायिकता का रूप इतने बौंडे रूप में ये देश सहन नहीं करेगा। आज़ादी की लड़ाई में भी इन्होंने सांप्रदायिकताएं फैलाने की कोशिश की थी, तब भी भगत सिंह और उसके विचारों ने उसका इलाज किया था। आज उनके वारिस इसका इलाज करेंगे। देश समझ रहा है इन बातों को। सर एक बात और बताइए, बीजेपी का तो राज अभी आया, लेकिन इससे पहले 70 साल कांग्रेस का भी राज रहा, क्या उन्होंने भी उनकी एक आइडियोलॉजी को दबाने का काम किया? क्योंकि अगर आप आज़ादी की लड़ाई की तरफ जाएं तो 2 दल थे, एक नरम दल था और एक गर्म दल था, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं खींचतान तो थी। सेम आज़ादी के बाद भी यही हाल हुआ, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपकी बहुत वाजिब और अच्छा सवाल है आपका। मैंने अभी बताया आपको कि 3 तरह की विचारधाराएं तब थी और 3 तरह की ही आज हैं। बीजेपी हिटलर मुसोलिनी का मतलब फांसीवाद, कांग्रेस या उस समय के विकसित देशों का मतलब पूंजीवाद, भगत सिंह और आज के आंदोलनकारियों का मतलब समाजवाद। ये 3 विचारधाराएं तब थी, 3 ही विचारधाराएं आज हैं। तो ये दोनों विचारधाराएं, चाहे पूंजीवाद है या फांसीवाद है, दोनों ने ही भगत सिंह को रोकने की, उनको मारने की कोशिश की है। चाहे आज़ादी के बाद कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस और बाद की कांग्रेस में भी फर्क है, पर बाद की कांग्रेसों ने भी भगत सिंह को मारने की ही कोशिश नहीं की, मारा ही है। ये पूंजीवादी नीतियां ये कांग्रेस और बीजेपी की साझी देन है, किसी एक की नहीं, बराबर के भागीदार हैं दोनों। दोनों में झगड़ा इस बात को लेकर नहीं है कि हम
पूंजीवादी नीतियों को लागू नहीं करेंगे। दोनों झगड़ते इस बात को लेके हैं कि ये तो हमारी नीतियां हैं, आप छीन रहे हो, ये लूट की नीतियां तो हमारी हैं, आप छीन रहे हो। झगड़ा ये है कि इन पूंजीवादी नीतियों में कमीशन किसके घर आ जाए, कांग्रेस के आ जाए कि बीजेपी के। कमीशन पे या लूट पे इस देश के प्राकृतिक संसाधन या सरकारी विभागों की लूट पे दोनों बराबर हैं। हाँ, बीजेपी फांसीवादी इस रूप में है कि वो जात गोत धर्म पे, नस्ल की श्रेष्ठता पे, आदमी आदमी में भेदभाव करती है। वो महिलाओं को बुरी तरह कुचलना चाहती है, वो SC BC पे मनुस्मृति लाद देना चाहती है। वो फांसीवादी सोच है, वो पूंजीवादी सोच है। मानवता के भले में दोनों नहीं है। मानवता के भले में भगत सिंह और उसके विचार, और वैसा देश बनाना है, एक मुकम्मल देश वही हो सकता है, एक शांति उसी देश में आ सकती है। अभी एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, अगर हम इसको एक फांसीवाद के तौर धर्म के नाम पर ना देखें, लेकिन एक तरीके से माना जाए अटैक तो हिंदुओं पर भी हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स मैंने भी देखी है। इसमें कोई दोराई नहीं है, कोई शक नहीं है कि कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ है। लगभग 500 से 650 कश्मीरी पंडित उन दंगों की भेंट चढ़ गए, वो शहीद हो गए, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है। और कम से कम 3500 मुसलमान भी उन दंगों में मारे गए। कश्मीरी फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जुल्म से मना नहीं है, पर यह फिल्म उनके जुल्म बढ़ा देना चाहती है, इस पे ऐतराज है। इसमें आधा सच और पूरा झूठ दिखाया गया है, और ये नैरेटिव है। ये कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलवाने की कोशिश नहीं है, ये नफरत फैलाने की कोशिश है। कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना चाहिए, उनका पुनर्वास होना चाहिए, उनके जितने मुआवजे हैं दिए जाने चाहिए, उनकी पेंशनें बंधनी चाहिए, उनके लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंध होना चाहिए। ये कश्मीरी पंडितों की मांग है, ये कश्मीरी पंडितों की मांग है। पर कश्मीरी पंडितों की मांग पे नहीं आया जाएगा, कुरेदा जाएगा जख्मों को और हिंदू मुस्लिम किया जाएगा। 3500 मरे हुए मुसलमान नहीं दिखाए जाएंगे इसके अंदर। आप इसके अंदर आप देखना कितने चालाकी, इसके डायरेक्टर भी, इसके निर्माता भी, और इसके बनाने का मोटिव सांप्रदायिक है, देश को तोड़ने का है, नफरत फैलाने का है, वोट बैंक बटोरने का है, ना कि कश्मीरी पंडितों को राहत देने का। दंगा कोई भी अच्छा नहीं होता, दंगा कोई भी जनता नहीं करती, सरकारें करवाती हैं। चाहे वो 84 के दंगे हों, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे दिल्ली के दंगे हों या मुजफ्फरनगर के दंगे हों, दंगे सरकारों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के तहत करवाए जाते हैं, और ये दंगे भी बीजेपी द्वारा करवाए गए थे। उस फिल्म में भी एक सीन है, अगर आप गौर करेंगे, कि वहाँ से एक फोन लगाया जाता है दिल्ली को, और वो आदमी जल्लाता है कि हमारा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा दिल्ली सरकार में जो हमारी सुनवाई कर ले। पर ये नहीं दिखाया जाएगा कि फ़ोन किसको लग रहा है, क्योंकि उस समय दिल्ली में भी और वहाँ पे राज्यपाल शासन के तहत, राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यपाल भी बीजेपी का था। ये नहीं दिखाया जाएगा, दिखाया उल्टा जा रहा है कि ये किसी और की देन है। तो ये पूरी की पूरी सांप्रदायिक देन है, फांसीवादी लोगों की देन है। वो इसको मिटाना भी नहीं चाहते, इसको रोज रोज कैश करना चाहते हैं वो। हाँ, जिस समय पे 90 के अंदर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन या दंगे हुए, उस समय सेंटर में VP सिंह की बीजेपी समर्थित सरकार थी, और RSS का, बीजेपी का जगन्नाथ जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था। वहाँ पे राज्य सरकार नहीं थी। ये बातें उस फिल्म में नहीं दिखाई जाएंगी। उस फिल्म में 3500 के करीब उन्हीं दंगों में मारे गए मुस्लिम नहीं दिखाए जाएंगे। हाँ, ये गलत हुआ, हम ये नहीं कहते कि 650 कश्मीरी पंडित मारा जाना जायज़ है, वो 3500 मारे गए, सिंगल आदमी भी मारा जाना गलत है। पर ये कैसे मिटेंगे, आप ये देखो ना, ये सांप्रदायिकता बढ़ाने से चीज़ें मिटेंगी कि मिटाने से? और फिल्म क्या करना चाहती है? फिल्म सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहती है। अब आप देखिए, एक लाइन है कि आंख के बदले में आंख ले लेने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। आप इस फिल्म से क्या करवाना चाहते हैं? बदले की भावना, सांप्रदायिकता या शांति? क्या मोटिव दे रही है आपको फिल्म? ये दंगे भड़काना चाहती है।
ये जनता की रोजी रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, मकान, शिक्षा, महंगाई, रोजगार से ध्यान हटाना चाहती है सिर्फ। तो वो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म हुए, वो गलत हुए, बिल्कुल कोई दुराई नहीं है, वो नहीं होने चाहिए। पिछला दिन मुड़ के नहीं आता। उनको तो आप मुआवजे दो, उनकी जिंदगी को सुखी करो, 90 वापिस नहीं आएगा। भविष्य में ऐसे दंगे ना हो, इसके लिए भाईचारा बढ़ाओ, ना कि नफरत। वो नहीं, सिखों के साथ भी दंगे हुए हैं। दंगे तो यहाँ पे SC BC के साथ रोज होते हैं। उनकी फिल्में कब बनेंगी? 84 दंगों की फिल्म कब बनेंगी? गोधरा कांड की फिल्म भी एक बन जाए, एक आसाराम बापू फाइल्स भी बनी जानी चाहिए ना। बेरोजगारी फाइल्स भी कोई बन जाए। आज देश में बेरोजगारी की हालत, हरियाणा में 34%, पिछले 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी है। देश में 6% से 12% पे डबल हो गई बेरोजगारी। उसकी फाइल्स कहाँ हैं? कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है, जैसे 75% आरक्षण को लेकर सुनीता दुग्गल ने कहा था। तो इसको लेकर आपका क्या व्यू कि ये बरगलाने की एक राजनीति है? बिल्कुल बरगलाने की है बात। 75% नहीं, 100% नहीं, 10% नहीं, बात आरक्षण की बाद में है। आरक्षण तो लड़ाने के लिए है। हरियाणा में इसकी जनसंख्या के अनुपात में 12 लाख कर्मचारी होने चाहिए, जो इन्हीं के कानून कहते हैं। इतने बच्चों पे इतने टीचर, इतनी जनता पे इतने पुलिस वाले, इतनी जनता पे इतनी हेल्थ वर्कर, जो एक आदर्श इंडेक्स है। 12 लाख कर्मचारी चाहिए। आज 3.25 लाख कर्मचारी हैं। अगर 8 लाख कर्मचारी हों तो सबकी ओर रोजगार बढ़े ना। ये आरक्षण की जरूरत कब पड़ती है? आप ये देखिए, आरक्षण की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास रोटी एक है, खाने वाले 10 हैं। अब 10 रोटी पैदा क्यों नहीं करते? आप आरक्षण पे क्यों लड़ाते हो? और बिल्कुल बात अक्षेत्रवाद फैलाने की है ये। इसका एक तरफ ये कहते हैं पूरा देश, एक नियम, एक संविधान, एक कायदा कानून, और वही सरकार जो राष्ट्रवाद का नारा लगाती है, वो अक्षेत्रवाद का जहर कैसे बीजती है कि हरियाणा में आरक्षण होगा, महाराष्ट्र में बाहर वालों को नहीं घुसने देंगे, गुजरात में 5 साल पहले दंगे हुए थे, बाहर के लोगों को खदेड़ा गया था। एक तरफ ये क्षेत्रवाद के नारे में लोगों को बांटती है, दूसरी तरफ कहती है सारा देश एक है, एक नियम, एक कायदा, एक कानून बनेगा, एक भाषा होनी चाहिए, एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। आप इसके दोगलेपन को पहचानो। एक भी करेगी, हरियाणा में 75% का बिल भी लेके आएगी। ये लोगों को लड़ाने के तमाम प्रबंध करके रखेगी, कोई प्रबंध नहीं छोड़ेगी, क्योंकि गिनाने को मुद्दे नहीं है, करने को काम नहीं है। तो वोट लेने का एक ही तरीका है, डिवाइड एंड रूल। लोगों को बांटो, लड़ाओ, जात पे, गोत पे, क्षेत्र पे, लिंग पे, जैसे मर्जी लड़ाओ। बेरोजगार सो बेरोजगार से लड़ाओ, ये मेरा हक खा गया, वो मेरा खा गया, दोनों का हक कहाँ है, इस पे मत आने दो। मुद्दा ये है जी। सर, तो जब बेरोजगारी है तो खासकर जो युवा हैं भगत सिंह को आइकॉन मानते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो अपने बाइक पर या टी शर्टों पर उसकी फोटो लगा रखी है, लेकिन एक उनकी आइडियोलॉजी को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था वो उसको नहीं जान पा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि ये एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या मतलब पूंजीवाद बिल्कुल हावी हो चुका है? क्योंकि आज तो सारा देश ही शहीदों को समर्पित होगा, उनको श्रद्धांजलि दे रहा होगा। तो इस पर आपका क्या व्यू है? हाँ, बिल्कुल सही है कि उनके विचार ना जाके मूछों में, टी शर्टों में, टोपी में भगत सिंह को ढूंढा जा रहा है। वो पगड़ी में, पगड़ी के रंग में भगत सिंह को ढूंढा जा रहा है, जबकि भगत सिंह तो भगत सिंह के विचारों में, उन विचारों पे मनन करने में और उन विचारों पे अमल करने में भगत सिंह है। पर भगत सिंह के विचार तो मार दिए गए ना। भगत सिंह को तो सिंगल लाइन में समेट दिया जाता है, इस देश का शहीदों का शहीद शिरोमणि भगत सिंह कहीं सिलेबस में नहीं आता। आज ही दुष्यंत चौटाला जींद के अंदर मैराथन दौड़ कर रहे हैं, तो इसको हाँ, आप देखो भगत सिंह का गांधी जयंती को ये
खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। खेलो, दौड़ो, मैराथन दौड़ लगाएंगे, पेंटिंग प्रतियोगिता करवाएंगे, पर उनके विचार साझा नहीं करने देंगे। ये आप इस बात को समझो, उनके नैरेटिव खड़े करने के पीछे, उनकी टी शर्टों के पीछे युवा के अंदर उनके विचारों पे चर्चा हुई कब? खेल प्रतियोगिता होगी भगत सिंह दिवस पे, स्वच्छता प्रतियोगिता होगी गांधी दिवस पे। मतलब स्वच्छता प्रतियोगिता का मतलब है झाड़ू उठा के सफाई करो, गांधी को पढ़ मत लेना। गांधी के विचारों पे चर्चा, भगत सिंह के विचारों पे चर्चा नहीं करनी। भगत सिंह के लिए मैराथन दौड़ लगाओ। अगर कोई गलती से फोन में उनकी फोटो के साथ उनके विचार की एक लाइन पढ़ लेता, अगर घर बैठा होता, तो उसको घर से निकाल के मैराथन दौड़ में ले जाओ, ताकि वो भगत सिंह को पढ़ ना पाए, भगत सिंह को जान ना पाए। तो ये इसीलिए है कि भगत सिंह को युवा उनके विचारों में, क्योंकि उन तक विचार पहुंचने ही नहीं दिए जाते। जो प्रचार का माध्यम है, जो गोदी मीडिया बना हुआ है, जो कारपोरेट का मीडिया है, जो लुटेरों का मीडिया है, वो भगत सिंह को दुश्मन मानता है, उनका प्रचार नहीं करता। जो सिलेबस सरकार बनाती है स्कूलों का, उसमें कहीं भगत सिंह नहीं आता है। वो भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं छाप, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको जगह देने की बात आएगी, फोटो छाप देगी, विचार नहीं छापेगी। ये चीजें जाने नहीं दी जा रही, और जाने भी दी जाएंगी तो देखिए आप इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि अपने 23.5 साल की उम्र में मात्र एक बार गोली चलाने वाले भगत सिंह की तमाम फोटोएं पिस्तौल के साथ मिलेंगी। पर अपने पढ़ाई करने के, जब वो पढ़ने समझने के लायक हुए 16 साल की उम्र से, 16 से 23 साल, 7 साढ़े 7 साल में वो 500 से ज़्यादा किताबें पढ़ गए। हर समय रात को सोते हुए भी उनकी जेब में करतार सिंह सराभा की फोटो और किताब होती थी। किताब के साथ भगत सिंह नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भगत सिंह की फोटो एक आतंकवादी के तौर पे बनानी है। और देखो जुल्म, देखो आप इस देश में 75 साल आज़ादी को हो गए, अंग्रेजों को गए 75 साल हो गए, उसके बावजूद आज तक सरकारी रिकॉर्ड में भगत सिंह के लिए जो अंग्रेज लिख गए ना, ये आतंकवादी हैं, ये गुंडे हैं, वही लिखा पड़ा है। शहीदी का दर्जा नहीं दिया इस सरकार ने। कहीं शहीदी का दर्जा देके उनके विचारों का प्रचार ना करना पड़ जाए। पाकिस्तान में केस लड़के कोर्ट में अभी 2-3 साल पहले भगत सिंह को शहीदी का दर्जा मिला है। भारत में आज तक किसी सरकार ने भगत सिंह को शहीदी का दर्जा नहीं दिया है। आज भी सरकारी रिकॉर्ड वही है जो अंग्रेज लिख गए, उसको बदलने की जहमत नहीं उठाई। ये चाहते ही नहीं। दिक्कत क्या है आप उसको समझो। भगत सिंह की चर्चा करते ही भगत सिंह इनके शरीर में खून निकाल देता है। ये किसी भी रूप में उस पर चर्चा ही नहीं चाहते, क्योंकि ये उसको हरा तो पाते नहीं है, ये उसको जीत तो पाते नहीं है। तो इनके पास एक ही जरिया है कि इसको बंद ही रखा जाए हर हाल में। इस केस को अगर आप शहादत मनाने के तौर पे, दिवस मनाने के तौर पे, शहीदी का दर्जा, जैसे ही भगत सिंह को खोलते हो ना, राजसत्ता में चाहे कांग्रेस बैठी है, चाहे बीजेपी बैठी है, चाहे एनडीए बैठी है, चाहे यूपीए बैठी है, उनको मुश्किल आती है। बस दिक्कत ये है, इसलिए उन्होंने कभी ये पेज खोले ही नहीं। जो मोदी सरकार है, एक तो जीएसटी को लेकर बताया कि जीएसटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया भी गया है, और मैंने इसको लेकर सुनीता दुग्गल से व्यू लिया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जीएसटी इसलिए लगाया जा रहा है कि किसान जो हैं वो पेस्टिसाइड खेती न करें, दूसरी खेती करें। तो इसको लेकर आपका क्या विचार है? बड़े अच्छे तरीके से बात को घुमा देते हैं। पहले तो जीएसटी को समझिए होता क्या है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर, जो सीधा नकदी में नहीं लिया जाता, जो चीज़ों पे लगाया जाता है, वस्तुओं पे लगाया जाता है, और वो अकेले पेस्टिसाइड पे नहीं लगा है। जीएसटी एकमात्र भारत देश है जहाँ पढ़ाई पे, फार्म भरने पे, 10वीं 12वीं के एंट्रेंस के फार्म भरने पे भी पेन पे भी जीएसटी है, किताब पे भी जीएसटी है, ताकि लोग ना पढ़ें, महंगी हो जाए। जीएसटी महंगी करती है। इस देश के खजाने को 80% अप्रत्यक्ष करों के से भरा जाता है, गरीब जनता से लेके भरा जाता है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब है गरीब जनता, किसान, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार। जब बाजार में हम जाते हैं, जब ये चश्मा हम लेके आते हैं, तो ये 70 रुपये वाला चश्मा
हमें 100 रुपये में मिलता है, क्योंकि 30 रुपये जीएसटी होती है, तो 30 रुपये सरकार के खजाने में जाते हैं। और ऐसे ऐसे सरकार के कुल खजाने का 80% है। तो पेस्टिसाइड पे जीएसटी आप इसलिए लगाती है, सुनीता दुग्गल का बयान या सरकार जो सफाई देती है कि लोग पेस्टिसाइड से खेती ना करें, तो लोग पेस्टिसाइड से खेती ना करें, इसके लिए आपको उनको फ्री चीज़ें देनी चाहिए। आपको ऐसी फ्री चीज़ें जिनमें पेस्टिसाइड नहीं है और उनकी समस्या का हल भी हो जाए, आपको ऐसे प्रबंध करने चाहिए। समस्या खड़ी रहे, दवाई महंगी कर दो। असल में ये दवाइयाँ, ये पेस्टिसाइड कारपोरेट के हैं, वो उनको फ़ायदा पहुंचाना है और कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये जीएसटी टैक्स ही गलत है, टैक्स डायरेक्ट टैक्स ही होना चाहिए, अमीरों पे ही लगना चाहिए, अमीरों की संपत्तियों पे लगना चाहिए, गरीबों को वो मिलना चाहिए ताकि भेदभाव कम हो उल्टा रहा है। जीएसटी से गरीबों से खजाना लेके भरा जा रहा है और अमीरों में बांटा। इस खजाने का ना सामने वाला गेट कभी नहीं खुलता, सामने वाला गेट बाद में खुलेगा, पहले पीछे वाले गेट से अडानी, अंबानी, लाला रामदेव और ये विजय माल्या भगोड़ों को दिया जाता है। सीता के पति का नाम लेकर गीता के पति का काम किया जा रहा है, ऐसा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा है। जब सामने वाला गेट खुलता है तब तो ये कह देते हैं खजाने पे बोझ है जनता, कर्मचारी बोझ है, आंगनवाड़ी बोझ है, किसानों का समर्थन मूल्य खजाने पे। जब जनता की बात आती है तो बोझ होता है। जब पिछला दरवाजा खोल के अडानी अंबानी पूंजीपतियों को लुटाया जाता है ना, तब खजाने में कोई कमी नहीं होती है। खजाने में कमी तब आती है जब सामने का दरवाजा खोल के पीछे से पहले खाली करवा के जनता को दिखाते हैं खजाना खाली है और आप लोग देश पे बोझ हो, और फिर राष्ट्रवाद की बात करते हैं। पहले जनता को बोलते हैं आप देश पे बोझ हो, आप खाने को मांग रहे हो, आप दवाइयों को मांग रहे हो, आप शिक्षा को मांग रहे हो, आप देश पे बोझ हो, चुप रहो, राष्ट्रवादी बनो। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। भगत सिंह समझा रहा है, कंप्लीट भगत सिंह को पढ़िए कभी, ईमानदारी से शांति से बैठ के हर बात का जवाब देता है। इसके बावजूद भी इतना कुछ देश के अंदर हो रहा है, लेकिन बीजेपी बार बार जीत रही है। अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए, 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की पुनः सरकार बन गई और कांग्रेस पंजाब में थी, उसकी जगह आई आम आदमी पार्टी। तो क्या लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, युवाओं की समझ में, कि उनके असल में मुद्दे क्या हैं और वो क्यों बार बार बीजेपी की तरफ उनके चक्रव्यूह में फंस रहे हैं? इसको लेकर आपका क्या कहना? क्योंकि मेरा स्पष्ट सा मत है, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक तो हूँ नहीं, पर मेरा एक साफ तौर पे पता है मेरे को। जब आप इस मुद्दे को अगर समझना चाहो, एक तो कि यूपी में सबसे ज़्यादा तंगी है, हर सीजनल बुखार में सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं, पढ़ाई में वो सबसे पीछे है, खुशहाली के मामले में वो नीचे से दूसरे नंबर पे है, देश में सबसे ज़्यादा दुर्गति यूपी में है। तो आप ये समझिए ना कि अगर ऐसा संभव है तभी तो बीजेपी को वोट मिलेंगे। अगर वहाँ लोग मौसमी बुखारों से मरते हुए आंदोलन करके स्थिति पलटवाने की कुव्वत रखते, इतना संज्ञान रखते, इतने जागरूक होते, फिर तो वो बच्चे भी ना मरते, फिर तो पढ़ाई भी इतनी पीछे ना होती। आप समझिए, अगर वो इतने जागरूक होते फिर तो गंगा में लाशें भी ना तैरती। अब वो इतने जागरूक नहीं है बेचारे, इसीलिए तो वो वोट दे जाते हैं इसको बार बार। आप युवाओं तक क्या नहीं पहुंचा, यही जो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि वो मुद्दे समझ रहे हैं, ऐसा नहीं युवा मुद्दे नहीं समझ रहे। उसका थोड़ा सा आप एक लाइन में बात करें, जो युवा या आम जनता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पे त्रस्त है, दुखी है, बहुत बुरा हाल है। कोई सरकार काम करती नहीं है। जब सरकार काम नहीं करती है तो वो हताश होके ऐसे सांप्रदायिक लोगों में, जात धर्म के लोगों में अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं, क्योंकि सरकार के नीतियों में तो उनको सुरक्षा नजर नहीं आती। जब सरकार की नीतियों में सुरक्षा नजर नहीं आती उनको, तो उनको ऐसे जात धर्म के सांप्रदायिक लोगों में वो सुरक्षा ढूंढने लगते हैं। इस बात का बीजेपी को और आरएसएस को अच्छी तरह पता है कि अगर इनको रोजगार पे सुरक्षा दे दी ना, फिर ये आरएसएस के चंगुल में नहीं फंसेंगे, फिर ये सांप्रदायिक लोगों में सुरक्षा नहीं ढूंढेंगे। बिल्कुल यही एजेंडा है, वो वहां पे आके सुरक्षा ढूंढने लगते हैं फिर, और वही ये चाहते हैं और इसीलिए वो वहां जीत जाती है। पिछड़ापन है इसलिए पिछड़ापन वहां जीत जाता है, पिछड़ापन फिर लोगों को अपना सा लगता है।
अगर वहां पे पिछड़ापन पहले से ना होता, पंजाब का एग्जाम्पल ले लो, सिंगल सीट क्या, सिंगल जमानत भी नहीं बची। वहां ये पिछड़ापन नहीं है। वहां भगत सिंह की विचारधारा कुछ कदम आगे है, वहां किसान आंदोलन ने एक अलग तरह की जागृति दी है। तो ये बात कि बीजेपी बार बार जीत रही है, कहां जीत रही है? वहीं जीत रही है जहां जागृति नहीं है, और वो इसीलिए जीतती रहेगी कि वो जागृति नहीं लाएगी। कहां जीत रही है? जहां जिंदगी के असली मांग मुद्दे हल नहीं हो रहे, लोगों में निराशा और असुरक्षा है, और वो ये असुरक्षा बढ़ाती रहेगी ताकि लोग जाति, धर्म और सांप्रदायिकता में सुरक्षा ढूंढते रहें और उसके झंडे के नीचे खड़े रहें और उसको वोट देते रहें। जो कारण आप उनके जागृति के गिना रहे हो, असल में वही कारण उनकी अजागृति या फंसने के हैं। आप उसको थोड़ा सा नज़र घुमा के देखने की ज़रूरत, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, कौन लोग कैसे वोट देते हैं, पर पिछड़ापन है जो उनको आके आमने सामने तर्क वितर्क नहीं करने देता, और वो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। वो अपने कंधों, भगत सिंह की वो लाइन याद कीजिए कि जिंदगी तो अपने पैरों के दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो अर्थियां उठती हैं। जब वो लोग अपने पैरों पे जीना सीख गए, उस दिन बीजेपी जीतना बंद कर देगी। आपने एक बात कही तर्क और वितर्क की, ये बिल्कुल पॉइंट सत्य है, क्योंकि जो बात हो तर्क के आधार पर आधारित हो। लेकिन इस समय एक बड़ा प्रचलन में आता है कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चली हुई है जिसका ना कोई आधार है, ना कोई उसकी बुनियाद है। जो होता है जहाँ वहाँ से वहीं लिख दिया जाता है, इतिहास में फलाने ने ये कहा, जो उसने ये कहा। तो इसका क्राइटेरिया को कैसे तोड़ा जाए ताकि लोग अपने जो जरूरी मुद्दे हैं उनको प्रति जागरूक हो सकें? शिक्षा ही है जो इसको तोड़ सकती है। शिक्षा के आधार पर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जेएनयू पर हमला हुआ था और कन्हैया कुमार को देशद्रोही साबित किया गया था। उसके बाद लगातार अभी शिक्षा पर हमले हो रहे हैं। पीएचडी की जो सीटें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम की गई हैं और खर्चा बढ़ाया जा रहा है। तो इसको लेकर युवा भी अब नहीं पढ़ सकेंगे। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, जेएनयू में 90% सीटें घटा दी और 100% फीसें बढ़ा दी। 1194 में से 174 सीटें छोड़ दी। आप सोच सकते हैं शिक्षा पे हमला कितना बड़ा है। और ये शर्म कहाँ करते हैं, तो सीधा बोलते हैं कि पहले इन बुद्धिजीवियों को मारो। आप समझते हैं इस बात को कि यहाँ भगत रहेंगे, बिना तर्क करने वाले लोग रहेंगे, अशिक्षित लोग रहेंगे, चमत्कार में विश्वास करने वाले लोग रहेंगे, तभी तो बीजेपी का राज चल सकता है। तभी तो जो साम्राज्यवादी या जो फांसीवादी लोग हैं वो तो तभी आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा के फैलने से, तर्क के फैलने से तो उनकी मौत हो जाती है। तो फांसीवाद का बेसिक आधार है कि आम आदमी को, आप उसको छोड़िए, शिक्षा नीति को देखिए। शिक्षा नीति साफ तौर पे दो तरह की शिक्षा लेके आ रही है। एक भारत के, आम भारत के, एक चमकते भारत के लिए शिक्षा, एक के लिए जैसे तैसे व्यवस्था होगी और एक के लिए जो पैसे दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं, ऊंची शिक्षा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के पिछले ही साल आप क्या सोचोगे कि 2 लाख फीस कर दी एक साल की। मेडिकल की पढ़ाई की 50 लाख फीस कर दी 2.5 लाख से। समझ रहे हो आप? आईआईएम्स में बीबीए अगर आप करना चाहते हो, सरकारी संस्था की बात, 30 लाख फीस है। हाँ, आईआईएम्स में, सरकारी संस्थाओं में इंटीग्रेटेड एमबीए की 30 लाख फीस है। हाँ, ये मतलब बिजनेस के उससे है, बिजनेस की जो लाइन है, मैनेजर टाइप की जो लाइन है, उसमें कई तरह की सीटें हैं। आप समझ सकते हो कि 50 लाख की फीस भर के सरकारी में, प्राइवेट में 1 करोड़ की फीस भर के डॉक्टर बनेगा, कौन बनेंगे? एक बात। फिर उनकी सेवाएं कौन ले सकेंगे? 2 बात। 30 लाख की फीस भर के जो मैनेजर बनेगा, कौन बन सकता है? 30 लाख की फीस कितने लोग भर सकते हैं? और फिर वो किसकी सेवा करेंगे?
आप इस चीज को आंकिए, वो चाहते हैं पुराने मनुस्मृति की तरह राज परिवार, राज पुरोहित और कुछ जाति विशेष के लोग पढ़ें, आम जनता पढ़ाई से दूर हो। यही नई शिक्षा नीति मनुस्मृति को लागू कर रही है कि आम आदमी तो हाथ चलाने की शिक्षा ले, मजदूरी करने की शिक्षा ले, ताकि अपने आका अडानी अंबानी का माल फटाफट बना सके। और जो उसको लूटने की शिक्षा है वो कुछ चुनिंदा लोग जो कारपोरेट हैं, जो भूमाफिया हैं, जो राज परिवारों में हैं और जो जाति धर्म के ठेकेदार हैं, वो इस पे कब्जा करें। आईएएस लोगों के लिए पीएम लोकसभा में बोलते हैं कि बाबुओं के सारे देश नहीं चलेगा, और वो लिटरल एंट्री मारते हैं। आईएएस की पेपर दिए बिना प्राइवेट कंपनियों के सीएज को आईएएस बनाया जाएगा, और बनाया जा रहा है। अभी 380 की ताजी ताजी भर्ती की है। उनको, हाँ, वो प्राइवेट लोग हैं, उनसे कोई पेपर नहीं लेना, कोई पढ़ाई की बात नहीं, और उनको देश संभलवा दिया। वो अडानी अंबानी की कंपनियों के हैं, वो आएंगे, अब अडानी अंबानी की नीतियां बनाएंगे, और ये सरकारें उस पर, पूंजीवादी सरकारें मोर मारेंगी और हम जनता को लूटेंगी। शिक्षा मनुस्मृति के तहत जा रही है। कुछ लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग हाथ चलाना सीखेंगे। अक्षर ज्ञान देना इनकी मजबूरी रहेगी। अक्षर ज्ञान और 100 तक की गिनती, छोटा मोटा जोड़ घटा, वो इस सरकारों की या अडानी अंबानी की मजबूरी है, वो इनको देनी पड़ेगी, ताकि इनकी जो टीवी में ऐड आती है ना लूट के लिए, उसको लोग समझ जाएं, ताकि ये जैसे उनको नचाना चाहते हैं ना, वो डुगडुगी का लय ताल समझना सिखाना तो इनकी मजबूरी है। इतनी शिक्षा तो इनको देनी पड़ेगी, पर उसमें अक्षर ज्ञान है, अंकों का ज्ञान है, उसके अंदर वैचारिक ज्ञान नहीं है। इतनी शिक्षा का प्रबंध ये पक्का करेंगे, अक्षर ज्ञान, अंकों का ज्ञान, क्योंकि वो इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको अपनी बातें मानने वाले लोग चाहिए। सर, अगर मौजूदा समय में सपोज कीजिए भगत सिंह आए तो उनके सामने सबसे पहले मुद्दा क्या होगा? अगर आज भगत सिंह आए तो सबसे पहले तो यूएपीए लगा के राजद्रोह के मुकदमे वो जेल में ही जाएंगे। ये तो फिर बाकी देश की जनता पे ही सवाल आ गया कि उनके लिए क्या करते हैं फिर जेल से छुड़ाने के लिए, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। पर ये गारंटी है, आज यूएपीए में अपने देश में हजारों भगत सिंह अंदर हैं। जैसे अंग्रेज पहले विश्व युद्ध के बाद रोलेट एक्ट लाए थे, उसी का नाम है यूएपीए। तो आज भगत सिंह और उसके विचारों को देशद्रोह में ही फेंका जाएगा। और ये सरकारें, पर जनता पहले भी लड़ी है, भगत सिंह के साथ भी लड़ी है, आज भी भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया है, आगे भी लड़ेगी। ये गारंटी है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पे कोहराम रहेगा, और ये सिर्फ भगत सिंह के विचारों से मिट सकता है, उनके जैसा समाज बनाने से मिट सकता है, और कोई चारा नहीं है। तो जैसे मास्टर कृष्ण जी, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। आप लोगों से अपील है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।